मिडिल ईस्ट के अंदर एकदम से नई जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। एकदम से अमेरिका ने हूथीज को टारगेट करना शुरू किया है। ये हूथीज यमन के बागी हैं जिनको ईरान की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल है। और ये इस वक्त हमने ये देखा कि रेड सी के अंदर मुख्तलिफ जहाजों के ऊपर हमले करते हुए नजर आते हैं। एकदम से इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यह सोचा जा रहा था कि किसी नई जंग को दबाव नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन अचानक ये हमले नाज़िर कराम कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। अचानक ये हमले और ईरान को तंबीह के बाज आ जाओ वरना तुम्हारे लिए नतायज अच्छे नहीं होंगे, नाज़िर कराम कुछ और ही सिचुएशन बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चांसेस हैं कि ईरान और अमेरिका एक नई जंग में जा सके? क्या चांसेस हैं कि अमेरिका इजराइल की वजह से एक नई जंग में चला जाए? क्या चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक नई जंग शुरू कर डालें और जिसका आगाज जो है वो खुदा न खास्ता कहीं हो गया है हूथीज पर ये हमले की सूरत में? आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम इसी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम नजमुल हसन बाजवा है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार में वापसी के बाद ये एक प्रेडिक्शन थी और ये कहा जा रहा था कि भाई नहीं, किसी जंग में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद को शामिल नहीं करेंगे। बल्कि जनवरी के अंदर उन्होंने एक वीडियो को रीट्वीट किया था जिसमें बताया गया था, यानी तनकीद थी नेतन्याहू के ऊपर कि भाई ये जंगें हमारी जंगें नहीं है। सीरिया से लेकर इराक तक ये सारी जंगों में अमेरिका को किसी ना किसी तरीके से डालने में नेतन्याहू का किरदार है। यानी कि क्रिटिसिज्म था, यानी कि तनकीद थी। ये वो वजह थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गई। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, भाई वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। डोनाल्ड ट्रंप तो जंगों को ख़त्म करेंगे, वो पीछे रहेंगे, साइड पे हटेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये जो तंबीह है ईरान को और ये जो कहा जा रहा है कि जो है ना वो पीछे हट जाओ अदरवाइज, और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हूथीज को जो है वो आपने सपोर्ट करना बंद करना है। मैं जरा सिचुएशन आपको समझाता हूँ। देखिए नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो हूथीज हैं यानी कि हौसी बागी जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम यमन का हौसी बाग कहते हैं, वो रेड सी के अंदर मुख्तलिफ हमले करते हैं मुख्तलिफ शिप्स के ऊपर। और वो ये कहते हैं कि भाई हम ये सब कुछ कर रहे हैं इसराइल की बर्बरियत की वजह से। ख़ास तौर पर जो भी इसराइली जहाज़ यहाँ से गुजरता है, हौसी बागी उसके ऊपर कोई ना कोई हमला कर देते हैं। अब जो हौसी बागी हैं ये अच्छा खासा दर्द सर बने हुए हैं इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए शायद उतना नहीं, इसराइल के लिए। अब वही डोनाल्ड ट्रंप जिनके बारे में ख्याल ये था कि भाई ये किसी नई जंग में या कोई किसी मुल्क के लिए ये इस तरह से नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर वो माजी के अंदर नेतन्याहू को तनकीद का निशाना भी बना चुके थे, वही डोनाल्ड ट्रंप से अनएक्सपेक्टेडली सोचा भी नहीं जा रहा था कि वो इस नहज पर जाएंगे। उन्होंने अचानक जनाब ये हुक्म दिया और हौसियों के खिलाफ एक हमला किया गया जिसमें मैंने आपको बताया कि 31 लोग जो है वो जान से गए, 31 लोग मारे गए। और उसके बाद ईरान को कहा गया है कि बस आप भी बाज आ जाइए। बहुत सारे लोगों का नाज़रीन इकराम ख्याल है कि खत्ते में खुदा न खास्ता ये शुरू होने वाली नई जंग अमेरिका और ईरान की जंग नहीं होगी, अमेरिका या किसी और मुल्क की जंग नहीं होगी, बल्कि ये इसराइल और फला मुल्क की जंग होगी। इससे अमेरिका को डायरेक्टली उस तरह से नुकसान ही होगा जिस तरह से माजी में मुख्तलिफ जंगों में घुसकर नुकसान हुआ है, लिहाजा ये नुकसान का बायस हो सकती है। लेकिन नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात पे शायद वो इस चीज़ को ये इंप्रेशन देते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद अवाम ने जो उनको मैंडेट दिया है वो अवाम का मैंडेट शायद उन्हें कोई नई जंग शुरू करें। यानी कि वो तो कहते हैं भाई मैं अमन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन लगता ये है, बाती नज़र में लगता ये है कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि भाई अवाम उनको जो मैंडेट दे रही है वो शायद एक किसी नई जंग में जाने की का दे रही है। नाज़रीन इकराम, आपने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त दुनिया में सुलह के लिए जो सफ़ेद परचम है उसको बुलंद कर रहे हैं। चाहे वो अफगानिस्तान हो या मुख्तलिफ जगह हो या मुख्तलिफ इलाके हों, डोनाल्ड ट्रंप का दिल है जंगे ना हो, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या कुछ भी हो। लेकिन ये जो इसराइल वाला मामला है ये थोड़ा सा नाज़रीन इकराम मुझे ये नज़र आता है कि थोड़ा सेंसिटिव है। बल्कि हमने ये देखा कि अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ख़ास तौर पर नेतन्याहू और उनकी इस तरह इन सारी पॉलिसीज़ की मुखालफत की जाती थी, अभी मुझे लगता है कि खामोश हमायत, लगता यह है कि खामोश हमायत उनकी जानिब से की जा रही है। और ये जो नाज़रीन इकराम कहानी है ये एक खुदा न खास्ता ईरान और अमेरिका को आमने सामने लेके आ सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि देखिए इसराइल की तो शायद लॉटरी निकल आएगी ना, कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए कि भाई अमेरिका और ईरान आमने सामने आ जाए तो ऑब्वियसली दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन ईरान भी सियाना है और अमेरिका भी सियाना है।
وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے, کسی ایسی چیز میں نہیں جا رہے جہاں پر انہیں ڈائریکٹ کسی لڑائی کا سامنا کرنا پڑے یا لڑائی ہو سکے. لیکن ناظرین کرام حوثی, چونکہ آپ یہ دیکھیے ایران کے لیے یہ بڑا انسلٹنگ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے لیے خطے میں کچھ چیزیں اچھی نہیں ہوئی, جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یمن کے حوثی ہوں یا لبنان کی آپ کو پتا ہے وہ جو جماعت ہے حزب اللہ جماعت ہے, یا پھر جو یہاں کی جماعت ہو, یعنی جو شام میں ہوا, ان ساری جگہوں پر کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو شکست ہوئی ہے. ایران کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوا, اور خاص طور پر اسد رجیم کے بعد یہ سمجھا جانے والا لگا ہے کہ بھئی ایران نے جتنے اپنے پتے بچھائے تھے اور جس طرح سے خطے کے مختلف علاقوں میں اس کی جڑیں گہری تھیں, وہ جڑیں نہ صرف کمزور ہونا شروع ہو چکی ہیں بلکہ وہ جڑیں کٹنا شروع ہو چکی ہیں, اور وہ جڑیں بہت زیادہ کٹ رہی ہیں. تو یہ ناظرین کرام یہ کہا گیا ہے اور یہ ساری سچویشن ہوئی ہے. بہرحال اب جو ہے نا وہ سچویشن یہ ہے کہ ایک نئی خدا نخواستہ جنگ شروع ہو سکتی ہے, اور یہ نئی جنگ ہے, یہ آبویسلی اس نئے عراق کی ایک نئی جنگ ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ یہ خطہ نئی جنگ میں نہ جائے اور چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں, اور جو امریکہ بہادر ہے وہ بھی اپنا مسل دہان دکھانا کسی کی وجہ سے جو ہے وہ بند کرے. سو یہ اب تک کی خبریں, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.